टेक्स्ट साउंड एंड इमेजेस में से चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है, इसका टॉपिक एक हमारे पास जो 1.2 है, वो है टेक्स्ट साउंड एंड इमेजेस। अभी हम इसमें से सिर्फ टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। अब टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, जब हमने बाइनरी कन्वर्जन्स की बात कर ली, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर ली, हमें ये चीज़ तो समझ आ गई कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी। तो जब कंप्यूटर समझता ही बाइनरी की लैंग्वेज को है, तो हमें जब अल्फ़ाबेट्स किसी भी लैंग्वेज को ऐड करना था तो हमें उसके लिए एक कैरेक्टर सेट की ज़रूरत थी। तो टेक्स्ट बेसिकली क्या है? टेक्स्ट के अंदर हमारे पास इंक्लूड होते हैं कैरेक्टर सेट्स। अब कैरेक्टर सेट्स क्या है? ठीक है, इसमें बेसिकली कैरेक्टर सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स। ठीक है, अच्छा जी, सेट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स। उसके बाद ईच कैरेक्टर हैज अ यूनिक बाइनरी वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कैरेक्टर सेट में कौन कौन से कैरेक्टर आएंगे? हमारे पास सारे कैरेक्टर, जैसे हमने ए टू जेड है, कैपिटल, फिर स्मॉल ए टू स्मॉल जी है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, 0 to 9 डिजिट्स हैं, और स्पेशल कैरेक्टर में ये क्वेश्चन मार्क, हैश का साइन और ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं। अब हर किसी की एक यूनिक बाइनरी वैल्यू, जैसे कैपिटल वैल्यू, कैपिटल ए जो है, इसकी आज की वैल्यू 65। अब 65 बाइनरी में आएगा तो इसकी अलग वैल्यू होगी। सेम वे हमारे पास स्मॉल ए जो है, इसकी वैल्यू है आस्की में 97। ठीक है, अब इसको बाइनरी में लिखेंगे तो डिफरेंट होगा। अब सबसे पहले तो कैरेक्टर सेट क्या होगा कि ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स है और सिंबल्स है। ठीक है, उसके बाद जहां पर ईच कैरेक्टर हैज अ यूनिक बाइनरी वैल्यू। अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर सेट हैं। मैं दोनों की आप लोगों को डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास है आस्की। ठीक है, और हमारे पास दूसरा है यूनिकोड। अब आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें और इसमें सिमिलैरिटी दोनों में क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि बोथ आर कैरेक्टर सेट। ये मैं सिमिलैरिटी को इकट्ठा लिख देता हूं, बोथ आर कैरेक्टर सेट्स। ये एक सिमिलैरिटी हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी क्या होगी? बोथ इंक्लूडेड इंग्लिश लैंग्वेज कैरेक्टर्स। दोनों के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूडेड थी। अब हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंसेस की। अब डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले जब कैरेक्टर सेट इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो आस्की हुआ था। आस्की के अंदर हमारे पास क्या था? आस्की रिप्रेजेंटेशन क्या यूज कर रहा था? इट यूजेस 7/8 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कैरेक्टर। ठीक है, हर कैरेक्टर के लिए ये कैसे रिप्रेजेंटेशन यूज करता था? एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं 1 को अगर 7 बिट्स में कर रहा हूं तो 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, अगर मैं 1 को, ये मैं लिख देता हूं इन 7 बिट्स। अगर मैं 1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इन 8 बिट्स, तो मैं क्या लिखूंगा? 8 बिट्स में यही वैल्यू लिखनी है ना, 0 0 0 1। तो ये हमारे पास किस में हो गया? इन 8 बिट्स। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में हम जब बात करते हैं यूनिकोड की, तो यूनिकोड क्या करता है? ये हमारे पास आस्की की वैल्यूज हैं, वो स्टेटमेंट्स हैं, और यहां पर हम लिख देते हैं यूनिकोड की। अब यूनिकोड जो है यूनिवर्सल कोड है। ये क्या यूज करता है? इट यूजेस 16/32 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर इसमें मैंने यूनिकोड में 1 को रिप्रेजेंट करना है,
तो मिनिमम मैं कितनी बिट्स यूज कर सकता हूँ 16। तो 16 बिट्स के लिए 0000 0000 ये 8 जीरोज हो गए। फिर मेरे पास 0000 एंड 0001। अब सोचो ये मैंने 16 बिट में किया, अगर इसी को मैं 32 बिट में करता तो मैं 31 टाइम्स जीरो लिखता और फिर लास्ट वैल्यू मेरे पास 1 की हो जाती। अब यहां पर अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो आस्की है वो 7 बिट या मैक्सिमम 8 बिट ले रहा है। जब 8 बिट ले रहा है तो ये कितनी स्टोरेज ले रहा है? ठीक है, इट टेक्स 1 बाइट स्टोरेज पर कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए ये 1 बाइट लेता है। यूनिकोड कितनी लेता है? इट टेक्स 2/4 बाइट्स, यानी कि मिनिमम 2 बाइट्स लेगा, मैक्सिमम 4 बाइट्स लेगा टू स्टोर ईच कैरेक्टर। इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन हो इन पहले दो पॉइंट्स में? अबरार, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे नो बेटा? सर। किसी को कंफ्यूजन हो जस्ट अनम्यूट योर माइक और आप लोग पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। अभी हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। अभी हमने दो डिफरेंस कर लिए। अब दो डिफरेंसेस के बाद हमारे पास तीसरा डिफरेंस क्या आता है? जैसे वो 7/8 बिट रिप्रेजेंटेशन यूज करता है तो ये आस्की कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता है? इट कुड स्टोर 128/256 डिफरेंट कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 7 बिट आस्की यूज कर रहा हूं तो वो 2⁻7 क्या होता है? 2⁻7 मेरे पास हो जाएगा 128, तो ये 128 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। अगर 8 बिट में आस्की की रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं तो वो कितने मैक्सिमम कैरेक्टर स्टोर कर सकता है? 256 इंक्लूडिंग जीरो। वैसे तो 2⁻8 256 बनता है, बट अगर हम 8 बिट्स को देखें तो 8 बिट्स का टोटल 255 बनता है। बट अगर हम जीरो की रिप्रेजेंटेशन को भी इंक्लूड करें तो टोटल कैरेक्टर 256 बन जाएंगे। अब इसमें कितना होता है? इट कुड स्टोर several thousand कैरेक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आस्की की लिमिटेशन है कि आस्की जो है मैक्सिमम 256 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। यूनिकोड जो है वो सेवरल थाउजेंड कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। इसी बेसिस पे हमने एक पॉइंट इसका लिखना है कि आस्की क्या करता है? इट इंक्लूडेड इंग्लिश प्लस a few European languages character, यानी कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर भी स्टोर हुए थे और इंग्लिश के अलावा कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस के हुए थे। जब हम आस्की यूनिकोड की बात करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बिट यूज कर रहा है रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो इसका मतलब है वो ज्यादा कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। सेवरल थाउजेंड की हमने बात की, तो इट इंक्लूडेड all globally recognized languages character। जितनी इस दुनिया में लैंग्वेजेस हैं उन सब लैंग्वेजेस के कैरेक्टर यूनिकोड में स्टोर्ड है। ठीक है, अब ये यूनिकोड का बेनिफिट हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन दोनों में सिमिलैरिटी और क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के अंदर, जब हमने कहा इट इंक्लूडेड इंग्लिश लैंग्वेज कैरेक्टर्स, ठीक है, तो इसके साथ ये क्या करता है? 0 to 9 डिजिट्स भी दोनों स्टोर करते हैं, दोनों स्पेशल कैरेक्टर भी स्टोर करते थे। जैसे स्पेशल कैरेक्टर की हमने बात की कि एक्सक्लेमेशन मार्क है, कॉमा है, स्पेस है, ये सारे। अब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पहले हमने कह दिया कि जी इसमें हमारे पास इट कुड स्टोर सेवरल थाउजेंड कैरेक्टर्स यूनिकोड, और वो स्टोर कर सकता है 128/256। अब ये इंक्लूड करता है इंग्लिश लैंग्वेज कैरेक्टर, इंग्लिश प्लस फ्यू यूरोपियन लैंग्वेज के कैरेक्टर, ये करता है ऑल ग्लोबली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस के कैरेक्टर। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है कि हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस, सिमिलैरिटी और डिफरेंस करने के बाद हमारे पास आता है ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग
यूनिकोड, ठीक है, वो एक ही हमारे पास है। इट यूजेस मोर बिट्स टू इनकोड ईच कैरेक्टर। हर कैरेक्टर को इनकोड करने के लिए, बेसिकली इनकोड होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा वन है, वन को इनकोड करना है तो यूनिकोड क्या करता है, 16 बिट्स मिनिमम लेता है, तो ये ज्यादा बिट्स ले रहा है। तो ज्यादा बिट्स लेने का मतलब ये है कि यूनिकोड में हमारे पास पर कैरेक्टर स्टोरेज ज्यादा होती है, तो इट यूजेस मोर बिट्स टू इनकोड ईच कैरेक्टर। हर कैरेक्टर को, अब आस्की में क्या होता है, आस्की एक बाइट लेता है, यूनिकोड मिनिमम 2 बाइट लेता है एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया और ये ड्रॉबैक हो गया यूनिकोड का। अगर यूनिकोड के एडवांटेजेस की बात करें तो सारे पॉइंट्स उसके एडवांटेज है कि इट कुड स्टोर सेवरल थाउजेंड कैरेक्टर्स। उसके बाद हमने कहा कि इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑल ग्लोबली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस के कैरेक्टर स्टोर्ड हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें, आस्की के एडवांटेजेस की बात करें तो वो 1 बाइट स्टोरेज लेता है पर कैरेक्टर, कम स्टोरेज लेता है एज कंपेयर टू यूनिकोड, ये उसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारे पास यूनिकोड का डिसएडवांटेज बनता है कि वो ज्यादा कैरेक्टर लेता है। आस्की के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हम कहेंगे कि वो इसमें सिर्फ इंग्लिश और फ्यू यूरोपियन लैंग्वेज के कैरेक्टर हैं। अब इस टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। जी आर्यन, हनान, अब्दुल्ला, बेटा किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर मैं, एक वर्ड है मेरे पास, समझो कि एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास एक वर्ड है कंप्यूटर, ठीक है, अगर मैं इसे आस्की में रिप्रेजेंट करता हूं तो ये कितनी स्टोरेज लेगा? आस्की में हर कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो 1 बाइट के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आस्की में ये कितने लेगा, 8 बाइट्स लेगा कंप्यूटर का वर्ड। अगर इसी को मैं यूनिकोड में लिखता हूं तो यूनिकोड तो मिनिमम लेता है 2 बाइट्स पर कैरेक्टर, तो 8 × 2 करने से ये टोटल कितना साइज कंप्यूटर का वर्ड लेगा, 16 बाइट्स। तो जब ये 16 बाइट्स लेगा और ये 8 बाइट्स लेगा तो कौन ज्यादा स्टोरेज ले रहा है? यूनिकोड ज्यादा स्टोरेज ले रहा है ना, तो ये इसका ड्रॉबैक हो यूनिकोड। गया। यूनिकोड का एडवांटेज हमारे पास सिर्फ यही है कि इसमें दुनिया जहान की लैंग्वेजेस के कैरेक्टर स्टोर्ड है, ठीक है। सर इसका क्वेश्चन इसी तरह आएगा ना कि ड्रॉबैक्स बताएं और सिमिलैरिटीज एग्जैक्टली और ड्रॉबैक डिफरेंसेस पूछ सकता बताएं। है, वो कह सकता है कि एक कैरेक्टर सेट आस्की है, नेम अदर कैरेक्टर सेट, तो वो यूनिकोड है। वो कह सकता है कि आस्की के बेनिफिट्स बताएं, यूनिकोड के बेनिफिट्स बताएं, तो आस्की का बेनिफिट यही है कि वो कम स्टोरेज लेता है पर कैरेक्टर। यूनिकोड का यही डिसएडवांटेज होगा कि ज्यादा स्टोरेज लेता है पर कैरेक्टर। यूनिकोड के एडवांटेजेस की बात करें तो वो पूरी दुनिया जहान की लैंग्वेजेस को स्टोर करता है। उसके अलावा उसके अंदर हमारे पास ऑल ग्लोबली रिकग्नाइज लैंग्वेज के कैरेक्टर के अलावा हमारे पास उसका बेनिफिट क्या है, इट कुड स्टोर सेवरल थाउजेंड कैरेक्टर्स। आस्की की लिमिटेशन है कि वो मैक्सिमम 256 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और ये मैंने आपको एग्जांपल भी इसकी अब दिखा दी कि कौन स्टोरेज कम लेता है, कौन स्टोरेज ज्यादा लेता है। अच्छा, यूनिकोड जो है इस वक्त आप लोग जो लैपटॉप्स कंप्यूटर सारे हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, इन सब में यूनिकोड इंस्टॉल्ड है क्योंकि इसमें सब लैंग्वेजेस रिप्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। आस्की जो है वो सबसे पहला कैरेक्टर सेट था जो इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर हम उसे यूज कर रहे होते तो आज हम चाइनीज लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, इन सब लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को स्टोर ना कर पाते, उनको हम कंप्यूटर में यूज ना कर पाते। इवन के अभी यूनिकोड के अंदर और स्टोरेज पड़ी है कि कल को कोई न्यू लैंग्वेजेस इवॉल्व होती हैं, जरूरी नहीं कि ह्यूमन लैंग्वेज हो, उसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, तो ये उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को भी स्टोर कर सकेगा। क्लियर? अब इस टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन? जी बेटा, नो सर। चलो गुड। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स साउंड। अब साउंड जो है इस टॉपिक के अंदर हमारे पास कुछ कुछ सबसे पहले चीजें आ जाती हैं, डेफिनेशंस। उन डेफिनेशंस के बाद हमने क्या क्या करना है वो बाद में देखते हैं, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया सैम्पलिंग। अगर वर्ड सैम्पलिंग आप लोगों को मिलता है क्वेश्चन में, तो सैम्पलिंग का मतलब होता है द मेथड ऑफ
measuring sound amplitude। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसमें आता है सैम्पलिंग रेट। अब सैम्पलिंग रेट क्या है? सैम्पलिंग रेट है नंबर ऑफ साउंड सैंपल्स टेकन पर सेकेंड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरे पास एक साउंड की वेव है। ठीक है, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। अब इसमें नंबर ऑफ साउंड सैंपल टेकन पर सेकंड, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टाइम है, यहाँ पर टाइम हो रहा है 1 सेकंड, यहाँ टाइम हो जाता है 2 सेकंड, यहाँ जाके टाइम हो जाता है 3 सेकंड, ये हो गया 4 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने साउंड सैंपल्स हैं? अब इस वेव में देखें, ये जो मैं बार्स बना रहा हूँ ये सारे साउंड सैंपल्स हैं। तो 1 सेकंड में कितने साउंड सैंपल यूज होते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाता है? सैम्पलिंग रेट। इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है इसमें, सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। अब सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या है? ये है नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच साउंड सैंपल। अच्छा, अब ये मैंने सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन लिखा है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ये सैंपल रेट और सैंपल रेजोल्यूशन मिलता है तो इसका भी मतलब सेम है। अच्छा, मैंने लिखा नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच साउंड सैंपल। अब इस वेव वाले क्वेश्चन एग्जांपल में देखें कि ये जो हमारे पास एक साउंड सैंपल है, इस एक साउंड सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर ऑफ बिट्स यूज होती हैं वो हो जाता है हमारा सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। तो सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का आई होप आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया है। ये यहाँ पर हमारे पास 1 सेकंड है, 1 सेकंड में कितने सैंपल से, ये फिर 1 सेकंड है, ये 1 सेकंड, तो ये डिसाइड होगा हर ऑडियो फाइल के अंदर ना। अच्छा जी, इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर हमारे पास एक चीज आती है, वो है नंबर ऑफ चैनल्स, कि साउंड जो है वो कितने चैनल्स पर प्ले हो रहा है। ये साउंड फाइल टू टाइप्स की होती हैं, मोनो साउंड फाइल एंड स्टीरियो। अगर मोनो साउंड फाइल है तो इट मींस कि हमारा नंबर ऑफ चैनल कितना है? एक। अगर स्टीरियो साउंड फाइल है तो नंबर ऑफ चैनल्स कितने हो जाएंगे बेटा? 2। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन इन डेफिनेशंस में साउंड पे? अबरार, सब क्लियर है? जी। चलो, इसके बाद हमारे पास इसी में आता है साउंड फाइल साइज कैलकुलेशन। अब साउंड की फाइल साइज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि हमें क्वेश्चन में जो भी सैम्पलिंग रेट मिलेगा इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। इसमें आपने बस एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो हमारा सैम्पलिंग रेट है ये किस में होना चाहिए? हर्ट्स में। यानी कि अक्सर क्वेश्चन हम देखते हैं कि एग्जामिनर जो है इसे किलो हर्ट्स में दे देता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था, उसने लिखा कि सैम्पलिंग रेट जो है ना वो एक साउंड का है 44.1 किलो हर्ट्स। ठीक है, जब उसने किलो हर्ट्स दे दिया मुझे समझ आ गया कि मुझे तो क्वेश्चन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन मुझे हर्ट्स में चाहिए। तो इसे हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 44.1 या जो भी वैल्यू मिली है उसे मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 44,100। इसे मैं यूज करूंगा एज सैम्पलिंग रेट। और सैम्पलिंग रेजोल्यूशन नंबर ऑफ बिट्स हैं वो मेरे पास हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल 24 बिट्स हैं। तो मैं अब इसे कैसे करूंगा? मैं कर दूंगा जी 44,100 मल्टीप्लाई बाय 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो मेरा बिट्स में आएगा। अब इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ, अच्छा, बिट्स पर सेकंड। 1 सेकंड का ये साउंड, ये हमारे पास फाइल साइज बनता है 1 सेकंड का इन बिट्स। अब अगर वो यही कहता है कि गिव योर आंसर इन MIB, KIB, GIB, तो पहले सबसे पहले बिट को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड बाय 8 कर देता। फिर बाइट को कन्वर्ट करना था KIB में तो डिवाइड बाय 1024। फिर KIB को MIB में करना है तो एक और मरतबा डिवाइड बाय 1024 कर देंगे। इज दिस क्लियर? किसी को यहाँ कोई कंफ्यूजन? ये एक्सप्लेन दोबारा कर दें, ये 44.1 वाला आपने हाँ, करवाया अब है। इसमें देखो बेटा, हमारे पास हमने कहा कि जो सैम्पलिंग रेट है ये हमेशा हर्ट्स में हम यूज करते हैं, हम किलो हर्ट्स में यूज नहीं करते। तो अगर क्वेश्चन में उसने मुझे सैम्पलिंग रेट जो है वो किलो हर्ट्स में दे दिया तो पहले मैं उसे कन्वर्ट करूंगा इनटू हर्ट्स।
किलो हर्ट्स को हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वैल्यू हमें गिवन होगी हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 1000। तो मैंने वही किया एज पर द रूल। तो 44.1 किलो हर्ट्स था, मैंने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया तो ये टोटल बन गया 44,100। इसे मैंने मल्टीप्लाई किया था विद सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी कि सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या है आपके पास 24 है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाता हूँ, पास पेपर्स में से एक क्वेश्चन निकालता हूँ, हम उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, आप लोगों को ज्यादा इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन में देखें, उसने हमें बोला कि ऑडियो इज बीइंग सैम्पल्ड, ठीक है, एट द रेट ऑफ 44.1 किलो हर्ट्स। अब यहाँ पर ये चीज देखो, ठीक है, यूजिंग 8 बिट्स। तो इट मीन्स कि मुझे यहीं से पता चल जाना चाहिए, उसने बोला रेट ऑफ, तो इट मीन्स ये मेरे पास क्या हो गया सैम्पलिंग रेट, और उसने बोला यूजिंग 8 बिट्स, तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच साउंड सैंपल था, तो ये मेरे पास सैम्पलिंग रेजोल्यूशन हो गया। अच्छा जी, अब उसने पहले पार्ट में बोला टू चैनल्स आर यूज, तो नंबर ऑफ चैनल्स कितने हो गए 2, इट मीन्स स्टीरियो साउंड फाइल है। अब उसने लिखा कैलकुलेट द साइज ऑफ 1 सेकेंड सैंपल इन बिट्स। 1 सेकेंड के लिए क्या करूंगा, 44.1 था तो इसे मल्टीप्लाई बाय पहले मैंने कर दिया 1000, तो मुझे मिल गया 44,100 एज सैम्पलिंग रेट। इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने विद सैम्पलिंग रेजोल्यूशन जो कि है 8, फिर इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद नंबर ऑफ चैनल्स, तो मेरे पास नंबर ऑफ चैनल्स हैं 2, तो मेरे पास ये साउंड फाइल का साइज कैलकुलेट हो गया इन बिट्स पर सेकंड। ये 1 सेकंड का साउंड सैंपल का साइज है बिट्स में। अब इसमें किसी को पार्ट ए में किसी को कोई कंफ्यूजन, मैंने सिंपल जो वैल्यूज उसने दी है सिर्फ उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछने, नहीं तो मैं पार्ट बी पे मूव करूं। चलो, अब पार्ट बी में उसने बोला द साइज ऑफ अ 30 सेकेंड ऑडियो रिकॉर्डिंग इन MIB। तो 30 सेकेंड का मतलब ये है, ये 1 सेकेंड का आंसर था तो मल्टीप्लाई बाय 2, यहां तक 1 सेकेंड था, इसी को मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो, तो ये 30 सेकेंड का साइज निकल आया। बट क्वेश्चन में ये चीज हमें थोड़ा सा बता रही है कि हमने कुछ और भी करना है, कि यहां उसने लिखा इन MIB। MIB का मतलब ये है कि पहले ये पूरी वैल्यू बिट्स में है, तो बिट को बाइट में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास 8 बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट। तो पहले इस वैल्यू को मैं डिवाइड बाय किससे कर दूंगा 8 से, तो मेरा आंसर बाइट में आ जाएगा। अब मुझे आंसर चाहिए इन MIB। बाइट के बाद हमारे पास कौन सा साइज आता है, वो आता है KIB। KIB के बाद हमारे पास जो साइज आता है दैट इज MIB। तो बाइट को MIB में KIB में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 1024 करते हैं। अब ऊपर से तो वैल्यू डिवाइड होगी बट नीचे ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब KIB से MIB में करना है तो एक बार और 1024 आ गया, तो दिस विल बी माय आंसर। अब यहां पर अगर कटिंग पॉसिबल है तो आप लोग कटिंग कर देंगे, अदरवाइज आप लोग अपना आंसर यहीं तक लिख देंगे। किसी को इस पार्ट में कंफ्यूजन, पार्ट बी में? सर इसका फॉर्मूला क्या है? बेटा इसका फॉर्मूला ये अभी मैंने ऊपर लिखा था, ये देखें, सैम्पलिंग रेट मल्टीप्लाई बाय सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर नंबर ऑफ चैनल्स के साथ। और अगर 1 सेकंड का होगा, सर 1 जब सेकंड की उन्होंने साउंड फाइल कहा, होगा तो यहां तक करेंगे, अगर वो फिर आगे नंबर ऑफ सेकंड, फॉर एग्जांपल वो कहता है 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स, तो 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स में कितने टोटल सेकंड होते हैं 140, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई बाय 140 कर देना था। तो सर जब उसने पूछा है कि यानी 1 सेकंड सैंपल करना है तो 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? नहीं किया मैंने, ये देखो ये 1 सेकंड के लिए ये वाला था, मैंने 8 से इसलिए मल्टीप्लाई किया अच्छा अच्छा, क्योंकि बेटा सॉरी 8 सॉरी। तो मेरा वो है ना सैम्पलिंग रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन थी। जी सही है। 44.1 मेरा सैम्पलिंग रेट है, ये सैम्पलिंग रेजोल्यूशन है, ये नंबर ऑफ चैनल्स 2 है, इसलिए मैंने इस सारे को मल्टीप्लाई करके कर दिया। नंबर ऑफ चैनल 2 का मतलब है कि ये सर वैसे साउंड जो है ना दो चैनल से डिफरेंट मल्टीप्लाई चैनल्स पे करना प्ले हो रहा जरूरी है। है? जी बेटा, नंबर ऑफ चैनल से मल्टीप्लाई करना जरूरी है? लाजमी। अगर नंबर ऑफ चैनल एक है या वो क्वेश्चन में लिखता है कि मोनो साउंड फाइल है तो हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो कहता है नंबर ऑफ चैनल्स नहीं दिया, उसने कह दिया स्टीरियो साउंड फाइल, स्टीरियो से आपको पता चल जाना चाहिए कि मैंने अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्योंकि स्टीरियो साउंड फाइल में 2 चैनल्स होते हैं, यानी कि वहां पर साउंड जो है वो 2 चैनल्स पर प्ले हो रहा होता है। और बाकी डिवाइड बाय 8 इसलिए किया क्योंकि आंसर को मैंने MIB पे देना था, तो पहले 8 से वो बाइट्स में जाएगा, फिर डिवाइड बाय 1024 करूंगा अपने आंसर को तो वो KIB में जाएगा, फिर डिवाइड बाय 1024 दोबारा करूंगा तो आंसर मेरा MIB में आ जाएगा। तो सर ये
जी। क्या नाम है इसका सर, अगर उन्होंने चैनल नंबर ना दिया होए, नंबर ऑफ चैनल ना दिए होए तो क्या करेंगे? अगर उसने नंबर ऑफ चैनल नहीं दिए तो बेटा फिर वो मोनो या स्टीरियो लाजमी लिखेगा क्वेश्चन में। अच्छा। हाँ। हनान, आपका कोई क्वेश्चन है? सही, बी पार्ट एक बार सही फिर से सर। करवाएंगे? क्या कह रही है? सही, एक बार बी पार्ट फिर से करवा देंगे? हाँ देखो, बी पार्ट में उसने हमें बोला था कि द साइज ऑफ अ 30 सेकेंड साउंड ऑडियो रिकॉर्डिंग इन MIB। तो 30 सेकेंड के लिए बेटा जो चीज मैं पहले 1 सेकेंड के लिए कर चुका था, इसी वैल्यू को पहले मैंने मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया। पहला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। फिर उसने कहा अपने आंसर को MIB में दो। अगर मैं इसे यहां तक कर देता ना सिर्फ, तो ये होता बिट्स में। ये टोटल आंसर किस में आता? बिट्स में। अब मैंने MIB में जाना था, तो पहले बिट्स को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। इसलिए मैंने इसे डिवाइड बाय 8 कर दिया। फिर एक KIB के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, तो इसलिए मैंने इस वैल्यू को डिवाइड बाय 1024 कर दिया। फिर एक MIB में 1024 KIBs होते हैं, इसलिए मैंने फर्दर 1024 से डिवाइड कर दिया। अब इस टोटल का आंसर जब डिवीजन हो जाएगी तो इसका आंसर हमारे पास आएगा इन MIB। क्लियर? आर्यन?